ऑल इन वन सुनील खरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल हटके है। जी हां, मैं आज भूगोल पे बात कर रहा हूं। ये टॉपिक जो है जियोग्राफी पर है और इस जियोग्राफी के आधार पे हम धर्म को भी जोड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो जहां तक हम बात करें भूगोल की और धर्म की और इसके बीच की जो कड़ी है ज्योतिष, तो इन तीनों विषयों का समावेश करके आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने। आपको पता होगा कि धरती पर 3 काल्पनिक रेखाएं हैं। पहली कर्क रेखा जो मध्य भारत से गुजरती है, दूसरी भूमध्य रेखा जो धरती के बीचों बीच से गुजरती है। भूमध्य रेखा कन्याकुमारी से भी 1000 किलोमीटर दक्षिण में है। तीसरी रेखा है मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीपों से गुजरती है। कर्क और मकर रेखा के बीच की धरती को सब ट्रॉपिक कहते हैं। इस इलाके में सर्दी नाम मात्र की होती है। धरती एक तरफ से झुकी हुई है, इसलिए धरती पर मौसम बनते हैं, इसलिए सूर्य की दिशा भी बदलती रहती है। कर्क और मकर रेखाएं सूर्य की गति की अति हैं। 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा को छूकर वापस उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। फिर मकर संक्रांति 14 जनवरी को क्यों मनाई जाती है, प्रश्न ये उठता है। आज का हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि 21 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा को छूता है तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। इंग्लिश ज्योतिष ट्रॉपिकल सिस्टम पर आधारित है, परंतु वैदिक ज्योतिष जो है साइडरियल सिस्टम पर आधारित है। ट्रॉपिकल सिस्टम सूर्य पर आधारित है। सूर्य दिसंबर 22 को सूर्य मकर राशि में जाता है और जून 21 से जुलाई 22 तक सूर्य का जो है कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर प्रस्थान होता है। सूर्य का मकर रेखा कर्क रेखा की ओर प्रस्थान दिसंबर 21 से जनवरी 19 तक होता है। तो सवाल ये है कि मकर संक्रांति 21 दिसंबर को क्यों नहीं मनाई जाती, क्योंकि वैदिक सिस्टम साइडरियल सिस्टम है जो कि सितारों पर आधारित है। ज्योतिष का आविष्कार ईसा से 600 साल पहले हुआ था। अब ज्योतिष भारत से यूनान में गया या यूनान से भारत में आया, यह तो अपने अपने अहंकार का विषय है, अहंकार का प्रश्न है। भारत तो यही कहेगा कि ज्योतिष का आविष्कार भारत में हुआ था, हमने किया, हमारे द्वारा हुआ, हमने खुद ने किया, और जिसने भी किया होगा, मगर भारत अपने ज्योतिष को उसी जमाने में पकड़कर बैठा है। अगर यूनान में गणित और ज्योतिष बहुत आगे थे तो भारत में भी यह आगे था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। भारतीय लोग बहुत ही परंपरावादी होते हैं। उन्होंने बहुत ही विकट गणनाएं करके अयनांशा या अयनांश ढूंढ लिया। अब धरती भी घूमती है और धरती की धुरी का कोण भी धीरे धीरे बदलता है, मगर भारतीय मनीषियों ने इसके बदलने को पकड़ लिया और अपने ज्योतिष को वापस पीछे ले जाते रहे। असल में सितारे भी किसी न किसी सितारे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमारा सूर्य भी एक अति विशाल ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार का चक्कर लगा रहा है। मैं फिर से ये इस बात को दोहरा दूं कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमारा सूर्य एक अति विशाल ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार का चक्कर लगा रहा है। सितम यह है कि हम उस ब्लैक होल को देख नहीं सकते, क्योंकि यह रोशनी को भी हजम कर लेता है, रोशनी को भी निगल लेता है। हमें सितारों का घूमना नजर नहीं आता है। शायद हजारों सालों में नाम मात्र का ही फर्क नजर आ सकता होता तो मानव के लिए परखना नामुमकिन है, मगर भारतीय मनुष्यों ने इसे पकड़ लिया था। कुल मिलाकर हजारों साल के बाद आजकल अयनांशा या अयनांश 24 डिग्री है। अब
आम आदमी की भाषा में समझना हो तो ज़्यादा गहराई में जाना व्यर्थ है। दुनिया में हर वस्तु अत्यंत गहरी है, अकेला अणु भी इतना गहरा है जिसे आज तक कोई पूरा समझ नहीं पाया। आदमी खुद तक को समझ नहीं पाता है, तो ये फिर भौगोलिक गहराइयों को समझ पाना उसके वश की बात नहीं। तो मित्रों, वैदिक ज्योतिष अंग्रेजी ज्योतिष में 24 दिन जोड़ देता है ताकि हम उसी पुराने ज़माने में पहुंच सकें। यानी 2600 साल पहले सितारे जहां पर थे, वो दिन 24 आगे सरक गया है, यानी 24 दिन आगे सरक गया है। दिसंबर 21 में यदि हम 24 को जोड़ दें, 24 दिन को जोड़ दें, तो हमारे पास जो दिनांक आता है वो आता है 14 जनवरी। तो एक साल में 365.4 दिन होने की वजह से किसी साल यह दिन 13 जनवरी को भी आ सकता है। इस दिन से वैदिक मकर राशि शुरू होती है। तो इस राशि के स्वामी शनि देव हैं। ये ज्योतिष के हिसाब से आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। इस राशि का जो निशान है वो पर्वतीय जंगली बकरी है। जैसे पर्वतीय बकरी धीरे धीरे ऊपर और ऊपर चढ़ती चली जाती है, वैसे ही इस राशि में पैदा हुए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इनकी ज़िंदगी में भी सभी कुछ धीरे धीरे होता है। यह लोग ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं मारा करते और अपने काम से काम रखते हैं। वैदिक हिसाब से 13 या 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। इस दिन से मौसम बदलने लगते हैं और सचमुच इसी दिन से मौसम बदलने शुरू होते हैं। तो आज की इस परिचर्चा में मित्रों मैं बात ये करने जा रहा था कि हमारा जो ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष, वो निस्संदेह गणनाओं में दुनिया के किसी भी गणना से बेहतर है और उत्तम है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल ये 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के शुभ योग की बात करें तो प्रातः 8:30 से लेकर के शाम 6 बजे तक इसका शुभ योग है। तो इसमें आप जो है स्नान आदि, पुण्य, धर्म, दान इत्यादि आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है अपने अपने धर्मों के अनुसार जो भी इस धर्म को या इस पर्व को, त्योहार को मनाते हैं, उस हिसाब से मना लीजिएगा। मूलतः यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें कि मकर संक्रांति का पर्व कैसा है, तो यहाँ पे ये मान्यता है कि सूर्य उत्तरायण होते हैं और ये जो है बहुत ही बड़ा एक योग होता है, जिसकी वजह से प्रत्येक प्राणियों का जो अंतर्मन है, भौतिक एवं अभौतिक जगत इससे प्रभावित होता है। इसलिए इसे अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। फिर भी हम बात करते हैं कि ऐसी मकर संक्रांति के समय जो मूल घटनाएं घटी थीं, जिनको आज भी ऐतिहासिक तौर पे देखा जाता है, तो उसमें सबसे पहली घटना है कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति देवताओं का दिन आरंभ होता है, जो कि आषाढ़ मास तक रहता है। दूसरी बात करें तो महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार किया था और आज ही के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर को समाप्त किया था। तीसरी बात यह है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। चौथी बात करें, इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने तक रहते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। और पांचवी बात करें कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों का खंडन करके मंदार पर्वत में दबा दिया था। ऐसी यहाँ पे जो है कथानक हमको सुनने में मिलती हैं। इसलिए ये त्यौहार और भी श्रेष्ठ हो जाता है। बुराइयों और नकारात्मकता को ख़त्म करने का ये दिन भी माना जाता है। तो इस तरह से ये भिन्न भिन्न मतांतरों के हिसाब से ये त्यौहार मनाया जाता है, पर ये तय है कि मकर संक्रांति के दिन पूरा विश्व इस क्रिया से प्रभावित होता है।
और ज्योतिष मतांतरों के हिसाब से जब हम बात करते हैं कि किस राशि पर शुभ प्रभाव डालने वाला है ये मकर संक्रांति का असर, और किस राशि पर ये अशुभ होने वाला है, तो ये तमाम बातें जो हम जिज्ञासु के बीच में रखते हैं, तो इनका जो तारतम्य है वो ठोस रूप से कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इस वैज्ञानिकता की बात करें तो विश्व की 90% आबादी जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। अतः मकर संक्रांति पर्व न केवल भारत के लिए बल्कि लगभग पूरी मानव जाति के लिए उत्सव बन जाता है। तो इस तरह से हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था आपके शुभ अशुभ की, तो इस पर्व के माध्यम से, और ये जो मेरा मत है वो मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं किसी भी विधा को या मैं किसी भी लक्ष्य को या मैं किसी सिद्धांत के विरुद्ध में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी तीज त्योहार के समय पे जब आपके सामने ये प्रश्न आता है कि ये शुभ होने वाला है, ये अशुभ होने वाला है, तो ऐसे में आपके पास विकल्प क्या होता है? मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस संसार में शुभ और अशुभ की बड़ी निराली परिभाषा है। इसलिए इसकी फिक्र ना करते हुए आप किसी भी मज़हब के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी सिद्धांतों को मानने वाले हों, आपको शुभ अशुभ का विचार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको अपने कर्मों पर, अपने कर्तव्यों पर और अपने क्रियाकलापों पर ही ध्यान देना चाहिए। जैसा कि गीता की अगर अपन बात करें पुराण की, तो उसमें कहा गया है कि यथा कर्मण्य तथा गति, तो इस हिसाब से आप सत्कर्म करोगे तो शुभ ही शुभ होना है। जय हिंद।